आज हम स्टार्ट करने लगे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। वाटर बहुत आसान सा है, सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन क्लाइमेट। बाकी टोपोग्राफी की मैं सोच रही थी आप लोगों को कुछ और होमवर्क दूं, क्योंकि मुझे इसकी लेबलिंग्स का थोड़ा वो रहता है कि आप लोगों को भूल ना जाओ या आउट ऑफ प्रैक्टिस ना हो जाओ। तो आई माइट गिव यू अ डिफरेंट होमवर्क फॉर जोग्राफी दिस वीक। यानी उसमें मैं कोशिश करूँगी कि आपको टोपोग्राफी की दोबारा से लेबलिंग्स दूँ। सो आपको याद होगा कि जब हम चैप्टर 1 कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ सेंड की थी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थी जो कि आप लोगों को आनी चाहिए। तो उसको गो थ्रू कर लेना, और जो मैं दूंगी मैप वाली लेबलिंग उसको री अटेम्प्ट करना। प्रोबेबली वाटर का क्वेश्चन भी शायद, हाँ। लेट्स सी हाउ इट गोस। सो यस, लेट्स स्टार्ट। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, कोई बहुत टेक्निकल नहीं है। अभी जो हम अगले भी 3 चैप्टर्स करेंगे ज्योग्राफी के, वो भी काफ़ी आसान है। ज्योग्राफी स्लाइटली डिफिकल्ट होती है चैप्टर 7 से, तो अभी तो चिल पिल करो, इसको एंजॉय करो और इजीली हो जाएगा। सो एनीवेज, वाटर बहुत बेसिक सी चीज़ है। ऑब्वियसली इसकी बहुत, ये एक ऐसी रिसोर्स है जिसके बहुत सारे यूजेस हैं, राइट। एक सबसे पहला यूज़ आपके अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है लार्ज स्केल में। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट्स हैं कि वाटर एक ऐसी रिसोर्स है जो कि मल्टीपल नीड्स को पूरा करती है, राइट। फ्रॉम डोमेस्टिक टू एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल, मल्टीपल यूजेस हैं। एंड देन रिसोर्सेज का चैप्टर भी बाद में आता है कि रिसोर्सेज की कैटेगरीज क्या क्या होती हैं। बट जस्ट टू गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू एज टू व्हाट इज मेंट बाय रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मीन कि they are the means to you know fulfill the needs of people। अब वो रिसोर्स कुछ भी हो सकती है। सो अभी हम वाटर की रिसोर्स पढ़ रहे हैं। देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज दैट वी कंज्यूम नेचुरल गैस, मीथेन जिसे हम कहते हैं, वी कंज्यूम पेट्रोलियम, राइट, वी कंज्यूम ऑयल। तो ये काफ़ी सारी रिसोर्सेज हैं जिसको हम एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे कंज्यूम कर रहे होते हैं। सो सिमिलर इज द केस विद वाटर। तो रिसोर्सेज को ना अगर हम कैटेगराइज करें, सो वी हैव टू रिसोर्सेज, टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। नंबर वन इज रिन्यूएबल। ओके, वेयर इज द पेन नाउ? एक मिनट। Number one is renewable, and number two is non-renewable. So you need to understand the difference between both of them. यानी renewable means कि एक ऐसी resource जो कि आपकी नेचर में एग्जिस्ट करती रहेगी, आप उसको इजीली रिसाइकिल या रीयूज करते रहोगे। यानी ये एक ऐसी रिसोर्स है जो कि कभी भी रन आउट नहीं करेगी। इट विल नेवर रन आउट, यानी इट विल नेवर एंड, इट विल नेवर रन आउट। वेयर एज जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, दे विल रन आउट। ये वो प्रीमियम रिसोर्सेज हैं जिनको अल्लाह ताला ने नेचर में एक सर्टन लिमिटेड अमाउंट में उतारा है, और अगर आपने इनको केयरफुली यूज़ नहीं करा तो ये आपके इन्वायरमेंट से वन डे और अनदर ये कभी ना कभी जाके ख़त्म हो जाएंगे। सो द टॉपिक इज़ नॉट रिसोर्सेज राइट नाउ। दिस इज जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू एज टू व्हाट इज मेंट बाय रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का नंबर वन मतलब ये है कि हमारी मल्टीपल नीड्स को पूरा करती है। इसमें जो आज हम रिसोर्स पढ़ने जा रहे हैं वो वाटर का है। फिर वाटर जो है वो आप लोगों को क्या लगता है कि डू यू थिंक इट्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स और इज इट अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? नॉन रिन्यूएबल। वाटर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, हम्म। पानी खत्म हो जाएगा दुनिया से। नहीं, मैं कह रही हूँ रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल ठीक। नहीं। रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। जी। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की और ब्रॉडर कैटेगरीज क्या हैं? वी हैव वाटर, वी हैव विंड, वी हैव सनलाइट। ये वो रिसोर्सेज हैं जिसको हम रीयूज कर सकते हैं ओवर एंड ओवर अगेन, ये कभी रन आउट नहीं करेंगे। और जो नॉन रिन्यूएबल हैं वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, रन आउट कर जाएंगी। और इसकी टॉप नॉच एग्जांपल्स, अगर किसी का पास अच्छा पाकिस्तानी बैकग्राउंड है तो उसको पता होगा कि नेचुरल गैस का हमारे पास कितना मसला है, ऑयल का हमारे पास कितना मसला है। यानी वैसे ही लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड इनकी क्वांटिटी है। और पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में तो ये फ्यू ईयर्स में ये ऐसी चीज़ हो जाएंगी कि आपको नज़र भी ना आए। देन
मूविंग ऑन टू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, विच कम्स फॉर 4 मार्क्स एज इट इज। यानी इसमें, इस स्लाइड में, वॉट एवर यू सी, यू आर सपोज टू राइट इट इन योर आंसर स्क्रिप्ट एज इट इज। कोई इसमें चीज़ मिस नहीं करनी, कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बेसिकली क्या होती है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ये वो साइकिल है जिसको हम मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं जब हम क्लाइमेट पढ़ रहे थे, कि जब फॉर एग्जांपल सी है, राइट, सी की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, दिस इज अ सी, ओके, दिस इज अ सी, ओके, और इसमें पानी होता है, राइट। तो अगर बहुत ज़्यादा सन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर सन है, तो वो पानी कुछ ना कुछ क्या होगा, वाटर वेपर सी फॉर्म में ऊपर चला जाएगा, वाटर वेपर सी फॉर्म में अप इन द स्काई चला जाएगा, राइट। और यहाँ वो लिक्विड फॉर्म में था, यहाँ वो गैशियस फॉर्म में आ गया। और फिर टाइम एंड टाइम अगेन क्लाउड्स बनेंगे, फिर वो वापस बर्स्ट होंगे, फिर रेन हो जाएगी। सो ये एक मूवमेंट ऑफ वाटर है फ्रॉम गैस, सॉरी, फ्रॉम लिक्विड टू गैस, ठीक है। ये बार बार टाइम एंड अगेन ये होती रहती है। दिस इज एग्जैक्टली वाई दिस इज नोन एज अ साइकिल। तो वाटर इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर एज वाटर वेपर। सो डू यू अंडरस्टैंड हाउ इज इट रिटर्न एज वाटर वेपर? इट इज रिटर्न इन फॉर्म, इट इज रिटर्न बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ बॉइलिंग तो नहीं हो सकती, तो इवापोरेशन होगी, दैट्स अ स्लोअर प्रोसेस फ्रॉम द सरफेस। तो वो सरफेस कोई भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे कैटेगरी सी की ले ली। एंड बाय ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट्स, अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ी है तो आप लोगों को पता होगा कि प्लांट्स में जो प्लांट्स में जो यानी एक विल्टिंग का प्रोसेस होता है, यानी प्लांट्स में से पानी निकल जाता है, तो उसको हम विल्टिंग कहते हैं। वो जो विल्टिंग होती है वो एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन हो रही होती है फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। तो कोई भी फॉर्म हो सकती है, कोई भी सरफेस हो सकती है जिससे वो वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। फिर राइजिंग इनटू एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर कूल्स डाउन टू फॉर्म वाटर थ्रू कंडेंसेशन। तो आप लोगों को पता है कि जैसे जब जो आपका एटमॉस्फेयर है, यानी जितना आप स्काई की तरफ जाते जाते हो, तो वहाँ का टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाता है। एंड दिस इज़ वाई इट्स नोन कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, जिसकी वजह से वो वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। सो एक प्रोसेस जो आपके सरफेस ऑफ द अर्थ पर हो रहा है वो इवेपोरेशन का है, और जो ऑन द सरफेस ऑफ एटमॉस्फेयर हो रहा है, अप इन द क्लाउड्स, अप इन द स्काईज, वो कंडेंसेशन है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट जस्ट डिफरेंट साइकिल कि किस तरीके से वाटर की मूवमेंट होती रहती है। फिर आ जाओ रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में दो कैटेगरीज ऑफ रिवर है, यानी नॉट द टू कैटेगरीज, आई डोंट थिंक कैटेगरीज इज द राइट वर्ड टू यूज, पर पाकिस्तान में टू रिवर सिस्टम है। एक रिवर सिस्टम से यू आर ऑलरेडी अवेयर, दैट रिवर सिस्टम इज ऑफ इंडस सिस्टम, जो कि हम एट लेंथ पढ़कर आ चुके हैं, राइट। एट लेंथ हमने पढ़ा कि ऊपर नॉर्दर्न माउंटेन से स्टार्ट होता है, मिठनकोट से टर्न लेता है, काबुल रिवर सवात से ये ज्वाइन होता हुआ नीचे आता है। Then it's joined by the four rivers of Punjab, Chenab, Jhelum, Satluj, Ravi, and they join at a point known as Panjnat, और वहाँ से इंडस फ्लो करता हुआ अपर इंडस से लोअर इंडस, देन इन हैदराबाद एंड देन इन कराची एंड देन अरेबियन सी बनाता है। सो यू नो द ड्रेनेज ऑफ इंडस सिस्टम बाय नाउ। But then we have another simultaneous river system in Pakistan, which are known as rivers of Balochistan. इसकी डायग्राम अब मैं आपको इस चैप्टर में दूंगी, बिकॉज यू आर नाउ अवेयर ऑफ इंडस सिस्टम, उसको आप लोग इजीली लेबल कर लोगे। बट नाउ यू नीड टू ऑल्सो लर्न द लेबलिंग्स ऑफ रिवर्स ऑफ बलूचिस्तान, एंड आई सेंड अ पीडीएफ ऑफ दिस, ठीक है। ऑल्सो रिमाइंड मी टू सेंड अ पीडीएफ बिकॉज समटाइम्स आई टेंड टू फॉरगेट द थिंग्स, ओके। सो प्लीज़ ये मुझे कोई रिमाइंड करा देगा on the WhatsApp group that I need to send this PDF because it's not present in this slide, okay. Then we have another question जो आपसे पूछा जाता है, इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स। यानी आप लोगों को याद होगा कि वो आप लोगों ने एक 6 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखा था मेरे साथ लास्ट क्लास में, कि हाउ इज इट कि आपको दो वो स्टेंसेस देते हैं, और उसके ऊपर यू आर सपोज टू give advantages, give disadvantages, and then you're supposed to give a you're supposed to give your own opinion in a very biased manner। तो उसके लिए दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे अगर आपसे एक नॉर्मल सवाल पूछा जाए फॉर 4 मार्क्स और 5 मार्क्स, आप इजीली लिख सकते हो, पर अगर जहाँ आपको एट लेंथ लिखना होगा इन 6 मार्क्स, तो वहाँ पे ये वाले आपको पॉइंटर्स हेल्प आउट करेंगे।
कि रिवर्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, एंड यू नीड टू लर्न ऑल ऑफ देम। इसमें से कोई भी मिस ना करना, बहुत सिंपल है, बहुत इजीली आप रिटेन कर सकते हो। इट्स यूजुअली द जर्नल नॉलेज। सीनिक ब्यूटी ऐड करते हैं नंबर वन। तो इसको अब आप, अगर आपसे 6 मार्क के लिए आपसे एक्सप्लेन करवाया जाए, सो यू जस्ट कैन नॉट कम अप विद बेसिक स्टेटमेंट सच एज ऐड टू सीनिक ब्यूटी। इससे फायदा क्या होगा मुझे? मुझे इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान की इकोनॉमी सीनिक ब्यूटी से फायदा क्या होगा? कैन यू कम अप विद एनी आंसर? जी वाफिया। Is it if rivers add to scenic beauty, then it promotes tourism for एक्सेलेंट। like हम्म। people from inside the country or outside the country. प्रोमोट्स टूरिज्म, ठीक है, वेरी नाइस। तो टूरिज्म से और क्या होगा? इसका, इससे क्या फायदा होगा? The economy will become stronger because tourism is one of the main things that generates Pakistan's like declining economy. But हम्म। yeah. इकोनॉमी विल बिकम स्ट्रोंगर। जी विशाल, और क्या हो सकता है इससे? मैं अभी सोच रही हूँ, मैं बता देती हूँ थोड़ी देर में। प्रोमोट्स टूरिज्म में एक और बात आप लोग लिखोगे कि इट विल प्रोवाइड जॉब्स, राइट? इट विल प्रोवाइड, इट विल प्रोवाइड जॉब्स टू द नेटिव्स, राइट? उनकी कोई ना कोई ड्यूटी लग जाएगी, मे बी उनको होटल में जॉब मिल जाए, मे बी उनको एज ड्राइवर जॉब मिल जाए। तो आपको पता है कि नॉर्दर्न एरियाज में वैसे ही जॉब्स इतनी कोई है नहीं, दे जस्ट ऑपरेट इन कॉटेज इंडस्ट्रीज, राइट? सो वहाँ पे कोई ऐसा उनका प्रॉमिसिंग लाइफस्टाइल नहीं होता, तो उनको जॉब्स की शदीद ज़रूरत होती है। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स दैट यू कैन ऑलवेज ऐड वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट सीनिक ब्यूटी, ठीक है? सो हर चीज़ का यू नीड टू कम अप विद द रिजल्ट कि इससे क्या होगा, इसका क्या आउटकम होगा। यू जस्ट कांट राइट सिंपल बेसिक स्टेटमेंट्स, स्पेशली इन अ 6 मार्क क्वेश्चन। 4 मार्क के लिए एक्सेप्टेबल है, पर आई एम प्रिपेयरिंग यू टू कम अप विद द एनालिटिकल पार्ट ऑफ 6 मार्क वाला सवाल। जी शाल। एज जैसे टूरिज्म के लिए लोग आते हैं, तो उधर लाइक बिजनेसेस भी होने चाहिए ना, डिफरेंट, जैसे होटल्स या रेस्टोरेंट्स। हम्म। तो वो भी इस्टेब्लिश हो सकते हैं वहाँ पे। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छा हो सकता है, राइट? बिजनेसेस स्टैब्लिश हो सकते हैं, दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। जी। ठीक है, एक्सेप्टेबल है। तो इस तरीके से, ठीक है, आप लोगों ने इस तरीके से आंसर लिखना है। इट विल ऐड टू सीनिक ब्यूटी which will promote tourism that will help in boosting the declining economy of Pakistan. Alongside, it will provide jobs to the natives. Then it can also provide an opportunity for the investors to establish their businesses. So 3 points आपने just इस एक point को explain करने के लिए further बता दिए। So, this is how you're supposed to come up with the outcomes of each and every statement. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि जब आप लोग लिखने बैठते हो आप लोग ब्लैंक हो जाते हो। और 6 मार्क के क्वेश्चन में वी नीड कंटेंट, ठीक है? हम बस बेसिक बातें लिख के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एग्जामिनर हमें फुल मार्क्स देगा। और 6 मार्क के लिए अगर आपको लिखना आता है तो आप इजीली 6 on 6 सिक्योर कर सकते हो, ठीक है? देन प्रोवाइड्स वाटर टू एरियाज वेयर रेनफॉल इज लेस। नाउ कम अप विद द आउटकम के, ठीक है, कोई ऐसा एरिया है जहाँ रेनफॉल लेस होती है और रिवर की वजह से यू कैन प्रोवाइड वाटर ओवर देयर। सो आप लोग अब इन सब चीज़ों के आउटकम्स लिखोगे। वाफिया, यू नीड टू अटेम्प्ट फॉर 2, 3 and 4, ठीक है? एंड इशाल, यू नीड टू कम अप विद 5, 6 and 7 कि इनके क्या फ़ायदे होंगे। मे बी यू कैन टेक योर टाइम एंड आई थिंक 5 minutes वुड बी इनफ कि ये वाला पार्ट वाफिया आप मुझे बताओगी, इशाल ये वाला पार्ट आप मुझे बताओगी, बिकॉज स्टेटमेंट्स आर वेरी इजी। HEP जनरेट करेगा, फर्टिलिटी ऑफ लैंड इंक्रीज करेगा, फिशिंग हो सकती है, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस का वाटर प्रोवाइड हो सकता है, इरिगेशन हो सकती है, बट मुझे इनके आउटकम्स बताओ। ये सिंपल स्टेटमेंट्स मुझे नहीं सुनना। जैसे मैंने आपको सीनिक ब्यूटी के थ्री थ्री हमने डिस्कस किया ना, वैसे यू नीड टू कम अप विद द आउटकम्स फॉर ईच वन ऑफ देम। और ये आप लोग अपनी नोटबुक्स में लिखोगे। दिस इज जस्ट नॉट डिस्कशन, you need to write this in your notebooks. Okay, take 5 minutes and then we can discuss.
जी वाफिया और इशाल। Yes, जी मैंने sorry, मैं भी 4 का लिख रही हूँ. इशाल, व्हाट अबाउट यू? मैंने लिख लिया. बताओ। ओके. फॉर फिशिंग इसमें हमारे पास एक स्टेबल फूड सप्लाई भी आ सकता है, और अच्छा, एज लाइक सप्लाई आ सकता है। फूड के लिए स्टेबल. फूड सप्लाई, ओके परफेक्ट। फूड सप्लाई आ रहा है, सही है। और एंड स्टेबल इनकम भी आ सकती है लोकल्स के लिए. लोकल्स रॉ के लिए स्टेबल। मटेरियल फॉर जो फिशिंग इंडस्ट्रीज है उनके लिए रॉ मटेरियल आ सकता है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाएगी. परफेक्ट, एक्सेलेंट। दूसरे वाले के लिए इससे लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर हो सकते हैं, हेल्थ ठीक है, स्टैंडर्ड्स भी क्लीन इम्प्रूव हो सकते हैं. वाटर, क्लीन वाटर, राइट। जी. हम्म. और ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है. क्लीन वाटर, ओके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, ठीक है, एक्सेलेंट। इकोनॉमिक। एंड फॉर द लास्ट वन, इसकी वजह से ड्राउट या क्रॉप फेलियर रिड्यूस हो जाएगी, एक्सेलेंट। और ये क्रॉप्स और फूड में लाइक एक एम्पल अमाउंट ऑफ सप्लाई भी आ जाएगी, एंड अगेन इनकम अच्छी होगी लोकल्स के लिए. काफी अच्छे पॉइंट्स लेकर आई हैं शाला। वेरी नाइस। ये आप अपने पास अपनी नोटबुक में या तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कॉपी कर लेना, पर ये लिख लेना क्योंकि ये हेल्प आउट करेंगे आपको, ठीक है। ये अच्छे आपने मुझे आउटकम्स बता दिए। ओके वाफिया, यू डन? Yeah, miss, I'm done. All right, so for the second point, provides water to areas where rainfall is less. Um, the water from the rivers is the main reason that life is sustained in these otherwise dry regions, because if there weren't those rivers, then those areas wouldn't receive that much rain anyway, so the land would become dried out and the residents would डेजर्टिफिकेशन। either, die or would move to other places. So, hmm. ठीक है, सो द राइट वर्ड And also the water from the rivers, डेजर्टिफिकेशन। हेलो, कैन यू हियर मी वाफिया? sorry. जो एरियाज जहाँ पे आप कह रहे हो ना कि वो Yeah, I can ड्राई हो hear you. जाते हैं, सो उन एरियाज को, यानी व्हेन द लैंड Hmm. becomes a desert or it becomes dry, so the right word, the right terminology to use is desertification, okay? Desertification. All right, okay. Hmm. Another thing, water is basically the backbone of the economy in these regions, because the water is, um, it can help with generating HEP, it Hmm. can help with growing crops, and, things like that. It can sustain marine life, so fishing basically, and then you can like sell the fish and whatever. ठीक है। Um, for the third point, as we all know, Pakistan has like a history of power outages and everything, which still happens. So HEP is also one way to prevent the power outages, and if we use solely HEP and we stop using non-renewable resources, then we'll have two benefits. Firstly, we'll waste less money, because Hmm. I feel like from what I know, Pakistan imports a lot of the non-renewable resources that we use, because we have a lot, as we studied in, I think, the first chapter, but Hmm. we can't extract them because of the same excuse that we don't have enough money. Hmm. So this would, in hindsight, fix or help the economy. And another thing that would happen is that when we use non-renewable resources, it causes a lot of pollution. So if you burn coal, for example, it produces a lot of harmful chemicals, like it produces soot, it produces carbon monoxide, stuff like that. Hmm. So it would reduce pollution as well. ठीक है। And for the fourth point, alluvium is what makes
the soil more fertile. So Hmm. it gives residents, a better and more stable food supply. And it also makes food less expensive for the residents because it's local food. It also, in hindsight, would give more people jobs because, growing They would be crops, engaged it's in agriculture. basically a profession, so it would help people to earn money. Hmm. And yes, exactly. The economy could become more stable because of, agricultural practices. Hmm. And would reduce pollution as well because we know that when we grow things like trees, then they, absorb the carbon dioxide and use them, to make their own food. So it would also help tackle the pollution problem that we face in Pakistan. ठीक है, एक्सेलेंट, बहुत अच्छे आप लोगों ने मुझे पॉइंट्स दिए हैं। सो मैं वैसे तो मैंने बहुत ही गंदा लिखा है, पर मैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को भेज रही हूँ आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। बहुत ही थॉटफुल आंसर्स हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप लोग ने उसको कैच कर लिया जैसे मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी। सो वेरी नाइस। जस्ट अ मिनट, आई एम सेंडिंग यू द स्क्रीनशॉट ऑन द ग्रुप एंड देन वी कैन प्रोसीड। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Okay, now coming back to the Indus system. Indus system, हमें पता है that it's the largest river of Pakistan, and you're already aware of the drainage pattern for Indus system. Then we know okay, it's watered by the glaciers of Karakoram and in northern mountains के जो glaciers हैं when they melt during the summers. This is how the water is produced, and then it enters the southeast of Baltistan from Kashmir and flow northwest between Karakoram and Himalayas, and you are already aware of this point. Then it leaves, it makes a turn at Kalabag and then it enters a plain of Punjab and Sindh. So probably they can combine the question of Indus system from this chapter water and from the chapter of topography. Okay, so this is why you need to have deep emphasis on the drainage of Indus system. और ये drainage जो है it's written clearly in चैप्टर 1। ठीक है, ये तो एक ब्रीफ ओवरव्यू है। वो आपसे हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि दैट इट मेक्स सम टर्न्स फ्रॉम रिवर सवात एंड रिवर काबुल। सो ड्रेनेज सिस्टम यू नीड टू सी फ्रॉम चैप्टर 1। ओके, दे माइट कंबाइन कुछ पार्ट ऑफ इन द सिस्टम फ्रॉम वाटर एंड कुछ पार्ट फ्रॉम चैप्टर 1। ठीक है, सो ड्रेनेज सिस्टम इसका इम्पोर्टेंट है। Then it flows into Arabian Sea, last point. And the most important part of in the system, other than the drainage system, is that it irrigates 60% of Pakistan's 20 million acres of cultivated land. So ये एक बहुत बड़ा फिगर है कि 60% पाकिस्तान का लैंड इरिगेशन का इंडस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज लाइक वी मेंशन बिफोर एज वेल दैट पाकिस्तान इज नाउ heavily dependent upon canal irrigation. And why is it dependent upon canal irrigation? It's dependent because the amount of rainfall or the time period of rainfall, it's highly unpredictable in Pakistani context. यानी we are an agricultural country, और अगर हमारे पास एक defined time period पर rain ना हो तो हमारा पूरा साल ज़ाया हो सकता है, बिकॉज डिफरेंट तरीके के हमारे पास क्रॉप्स हैं, रबी क्रॉप्स हैं, बारानी हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं। सो वी जस्ट कांट सोलली डिपेंड अपॉन द रेनफॉल्स। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो मानसून की रेंज होती हैं वो ओवर एक्टिव होती हैं और उसकी वजह से फ्लडिंग होने का खतरा होता है। तो फ्लड्स जो हैं वो सारी क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल नहीं होते। सो दिस इज़ वाई पाकिस्तान हैज शिफ्टेड इटसेल्फ ऑन कैनाल इरिगेशन, जिसका एक मेजर कंट्रीब्यूटर इंडस सिस्टम है। सो इंडस सिस्टम के लिए भी कभी कभी 6 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि शेल वी डेवलप इंडस सिस्टम। खैर वो जो हम करेंगे तो वो ज़्यादा आएगा। अभी तो मैं आपको एक सिर्फ एक सिनेरियो बता रही हूँ कि इंडस सिस्टम पे भी 6 मार्क का क्वेश्चन ईजिली आ सकता है। सो ये फिगर आपको याद रखना ज़रूरी है when we're talking about Indus system. Moving on, then we have the eastern tributaries of Indus. So ये tributaries आपके लिए topography में भी labeling के लिए आ सकती है, या फिर ये आपसे water के chapter में labeling करवा सकते हैं. So this is why you need to you need to recap the labelings of Satluj, Ravi, Chenab, Jhelum. So these are the eastern tributaries, right? ये Indian side से आ रही हैं। फिर ब्यास जो है वो आपका ब्यास का जो रिवर है वो ज़्यादा उसका जो पार्ट है वो इंडिया में है। सो उसको हम पाकिस्तानी
पाकिस्तानी बाउंड्रीज के अंदर नहीं दिखाते, बट यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर द लेबलिंग फॉर ब्यास बिकॉज ऑब्वियसली वो आपका इंडियन। उसके बाद हम लोग ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज का वापस से यही ड्रेनेज है कि वो सारी ट्रिब्यूटरीज आपकी ज्वाइन करती हैं पंचनट पे। पंचनट उसको क्यों कहते हैं, बिकॉज वो साइट है जहाँ पे 5 रिवर्स आके मैच करते हैं। और फिर उसके बाद मिठन कोट के बाद से आपके लोअर इंडस प्लेन में चले जाते हैं, फिर वो सिंध एंटर करते हैं, हैदराबाद, फिर अरेबियन सी में उनका कंप्लीट ड्रेन ऑफ हो जाता है, राइट। तो ये ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हो गई आपकी इंडस की। फिर आ जाती हैं आपके पास वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि सवात और काबुल आप पढ़ चुके हो। बट अब इसमें एडिशनल क्या है कि एडिशनली अब आपको वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज की भी लेबलिंग्स याद करनी होंगी। सो जो पीडीएफ मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि मुझे याद करा दीजिएगा, मुझे मैंने उसमें सारी कंबाइन करी हुई हैं पिक्चर्स जो कि आपको याद होनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ लेबलिंग्स। सवात और काबुल आप लोग ड्रेनेज में पढ़ चुके हो कि सवात और काबुल से वो अपना टर्न लेते हैं कालाबाग पे, और कालाबाग से वो फ्लो करते हैं। सो सवात और काबुल जो है वो मेनली आपके उस वाली साइड से आते हैं, वेस्टर्न साइड से, यानी अफगानिस्तान वाली साइड से। सो ये वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, जिसमें आपका सवात, काबुल, खुरम, टोची, गोमल और ज़ोब आ जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इन सब की हमें लेबलिंग्स आनी चाहिए, क्योंकि इसमें से वो कोई भी रिवर आपसे लेबल करवा सकते हैं। सो मैं उसकी आपको जब पीडीएफ सेंड करूंगी तो उसको एक दफ़ा अच्छे से देख लेना। आई एम श्योर कि ईस्टर्न आप लोग इजीली याद कर लोगे, वेस्टर्न थोड़ा सा मुश्किल होता है याद करना। एनीवेज, मूविंग ऑन टू रिवर्स ऑफ बलूचिस्तान, जो कि अनदर रिवर सिस्टम है पाकिस्तान का। दो रिवर सिस्टम्स हैं, नंबर 1 इज इंडस एंड नंबर 2 इज बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के रिवर्स जो हैं वो नीचे की तरफ है, यानी टूवर्ड्स दी वेस्टर्न साउदर्न साइड। उसमें कोयटा जो है वो एक सेंट्रल पोजीशन रखता है इन इन द ड्रेनेज पैटर्न। फिर उसके बाद झोप, खारादर एंड कलाची ड्रेन इनटू रिवर इंडस बिकॉज दे फ्लो ईस्टवर्ड। सो झोप जो है वो रिवर है जो कि आपकी वेस्टर्न साइड पर ऑपरेट होता है, और ये वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी बनाता है रिवर इंडस की। पर समहाउ क्योंकि ये वेस्ट साइड पर है तो ये कुछ पार्ट रिवर ऑफ बलूचिस्तान में भी इसका आता है। तो एनीवेज, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद होने चाहिए, जो पेपर में पूछे जाते हैं, वो ये हैं। ये सब नीचे की साइड पर एग्जिस्ट करते हैं। रिवर हब है, उसमें पुराली है, हिंगोल है और मशकल है। ये सब भी अरेबियन सी में ड्रेन करते हैं, और ये बलूचिस्तान के बिल्कुल एंड वाली साइड पर है, बिकॉज लाइक वी मेंशन कि बलूचिस्तान में एक मकरान कोस्ट है, राइट। बलूचिस्तान का एक पार्ट जो बिल्कुल आखिर का पार्ट है, जैसे कराची सिंध का आखिर का पार्ट है, उसी तरीके से मकरान कोस्ट जो है वो बलूचिस्तान का बिल्कुल लास्ट पार्ट है। और वो उस लास्ट पार्ट में मल्टीपल रिवर्स जो हैं वो फ्लो करते हैं, जिसमें हब है, पुराली है, हिंगोल, मशकल है। और वो अल्टीमेटली वो भी अरेबियन सी में नीचे ड्रेन करते हैं। तो इसके जो रिवर्स हैं वो काफ़ी स्मॉल हैं, पर इनकी आपको लेबलिंग इसेंशियली याद होनी चाहिए। मैं अगेन एंड अगेन एम्फोसिस कर रही हूँ, पीडीएफ भी भेजूंगी, उसको गौर से देखना, क्योंकि ये लेबलिंग्स हम राउंड द ईयर इसकी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि आप लोग कोई भी इसमें से भूल ना जाओ। देन मूविंग ऑन, फिर उसके बाद आ जाओ ग्राउंड वाटर के, क्योंकि अब वाटर की हम मल्टीपल डिफरेंट कैटेगरीज भी पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ वाटर एग्जिस्ट करता है। आप लोग टॉप नॉच जो आप लोग को याद होगा वो रेनफॉल का होगा, क्योंकि रेनफॉल का भी हमने क्लाइमेट में पढ़ा है एट लेंथ। नाउ मूविंग ऑन टू ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर कहाँ यूजफुल होता है? उन एरियाज में जहाँ पे आप केनाल इरीगेशन नहीं कर सकते। सो प्राइमरीली ग्राउंड वाटर जो है उसका जो एप्लीकेशन है वो मोस्टली इट्स इन कराची। वाई? बिकॉज कराची में एक तो शॉर्टेज ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो लोग जो हैं वो फिर इसको दूसरा जो डोमेस्टिक नाम है उसको कहते हैं बोरिंग का पानी। आई एम नॉट श्योर कि बोरिंग क्यों कहते हैं उसको, लेकिन बोरिंग का मतलब यही होता है कि वो पाइप्स जो हैं वो ड्रिल करते हैं ज़मीन में, और उससे वो पानी निकालते हैं। सो वहाँ पे कोई काफ़ी इलेक्ट्रिकल काम उसमें इन्वॉल्व होता है। इट्स नॉट अ यू नो हेल्दी मीन्स टू एक्वायर वाटर। मतलब वाटर तो वो साफ़ होता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज होता है। हाँ, पे दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि कभी कभी ग्राउंड वाटर जो है वो खारा होता है, यानी वो सेलीन होता है। वो इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता कि वो यूज़ करें। बट कराची की क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादातर एरियाज में खारा पानी ही होता है इंस्टेड ऑफ स्वीट वाटर। दे आर सम हाउ यूज टू ऑफ कंज्यूमिंग सेलीन वाटर। तो ग्राउंड वाटर की मतलब अपनी लिमिटेशंस हैं कि उसका पाइप लगाना, उसको ड्रिल करना, उसमें एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। फिर उसका पानी कभी कभी वो सेलीन निकल आता है, तो आपकी मतलब इतनी इतनी एफर्ट की, और आपको एट द एंड ऑफ द डे यू आर गेटिंग खारा पानी। तो फिर वो इसलिए कहते हैं कि इतना वो रिलायबल रिसोर्स नहीं है। देन मूविंग ऑन यूजेस ऑफ वाटर, ये तो बहुत आसान सी मतलब
कोई ऐसी मतलब बच्चों वाली बातें हैं कि क्या क्या मीन्स है जिसमें आपको वाटर चाहिए होता है। सबसे इसेंशियली तो एग्रीकल्चर, बिकॉज पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। तो एग्रीकल्चर में केनाल इरिगेशन पे वो डिपेंडेंट है। इंडस वाटर 60% सप्लाई कर रहा है। पर डोमेस्टिकली इम्पोर्टेंट है, आप पानी पी रहे हैं, खाना बना रहे हैं, लॉन्ड्री हो रही है, घर की सफाई हो रही है। सो फॉर ऑल ऑफ दीज चोर्स यू नीड वाटर। सैनिटेशन में चाहिए। फिर टेक्सटाइल में, इंडस्ट्रियली आपको क्यों चाहिए, क्योंकि वो टेक्सटाइल में यूज़ होता है। फार्मास्यूटिकल में सिरप्स, ये जो कॉम्पोजिशन होती है वो वाटर डिपेंडेंट होती है। मिनरल वाटर इंडस्ट्री के लिए वो वाटर ज़रूरी है, बिकॉज उनकी तो पूरी इंडस्ट्री पानी के ऊपर चल रही है, राइट। फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जहाँ पे जूसेस बनते हैं, टैनिंग इंडस्ट्री में, ब्लीचिंग के लिए, तो ये मल्टीपल यूजेस है वाटर के, बहुत इजी इजी से। फिर आज जो एक्चुअल पार्ट है एग्रीकल्चर के, एग्रीकल्चर अब हमारा डिपेंडेंट है ऑन आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर, यानी दैट इज नोन एज किनाल इरिगेशन। और इसको हम एट लेंथ बार बार डिस्कस करें टाइम एंड टाइम अगेन कि क्यों हम किनाल इरिगेशन पे चले गए। क्योंकि पाकिस्तान में रेनफॉल्स जो हैं वो बहुत अनरिलायबल हैं। देन इन पाकिस्तान 75% ऑफ कल्टिवेटेड एरियाज अंडर इरिगेशन। फिर से वही रीजन के रेनफॉल इन पाकिस्तान इज इनफेक्टिव एज एनुअल रेनफॉल इज लेस एंड देयर हाई स्पेल्स ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू विच इज हाई रेट ऑफ इवेपो ट्रांसपिरेशन। सो जो अभी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमने शुरू में डिस्कस की थी, ये उसका ही जिक्र हो रहा है कि पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब जो एरिया आपका माना जाता है नोन फॉर एग्रीकल्चर है, वहाँ की टेम्परेचर हाइक्स बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इट्स अ लो लैंड क्लाइमेट, एक्सट्रीम समर्स होते हैं। तो एक्सट्रीम समर्स हैं तो पानी ज़्यादा ही ज़्यादा ट्रांसपायर हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एवापोरेट हो जाएगा। तो दिस इज़ वाई इट वाज कंसीडर्ड कि पाकिस्तान को इरिगेशन डिपेंडेंट हो जाना चाहिए एज कम्पेयर टू बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। देन फिर आ जाओ कन्वेंशनल मेथड्स। अच्छा, अब हम करेंगे कि वाटर को हम निकाल कैसे कैसे सकते हैं। एक हमारे पास कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं और एक हमारे पास मॉडर्न मेथड्स होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपसे कोई भी मेथड पूछा जा सकता है एंड देन यू आर सपोज टू एक्सप्लेन इट, ओके। सो कन्वेंशनल मेथड जो हैं ये वो मेथड्स होते हैं जो थोड़े ओल्ड मेथड्स होते हैं, यानी ये बहुत कह लें कि बहुत बैकवर्ड तरीका है वाटर को ड्राइव करने का। सो इसमें सबसे पहले आपका आता है शदफ। शदफ में जैसे आपको डायग्राम भी नज़र आ रही होगी, अगर हम डायग्राम को पहले समझें तो उसमें देखो एक उसने बास्केट है, या आई डोंट नो बकेट बोलूँ क्या बोलूँ, कुछ कोई चीज़ है ये बास्केट या बकेट में से, और उससे वो पानी निकाल रहा है, ये जो भी बंदा है, रिवर से या वेल से या केनाल से, जहाँ पे भी उसको पानी नज़र आ रहा है तो वो अपनी बकेट उसमें डाल रहा है और उससे पानी निकाल रहा है। सो उसने एक साइड पे जो है वो एक साइड पे पोल के वेट लगाया हुआ है ताकि वो जल्दी से उससे पानी निकाल सके। सो ये एक बड़ा कन्वेंशनल मेथड है जिसमें आप बकेट के ज़रिए मैनुअली पानी निकाल रहे हो। सो दिस इज़ व्हाई दिस इज़ नोन एज अ कन्वेंशनल मेथड, यानी ओल्ड मेथड। इसमें वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल, रिवर और केनाल बाय अ बकेट अटैच टू अ पोल, जैसे ये पोल से अटैच हुआ हुआ है ऑन वन साइड एंड वेट ऑन अदर साइड in a small areas irrigated by this method, because obviously इसमें टाइम देखो इतना कंज्यूम होगा कि पानी जितना इरिगेशन के लिए चाहिए, इतना बड़ा लैंड है आपके पास, और आप शदफ के तरीके से पानी निकाल निकाल के उसको इरिगेट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको टाइम बहुत लगेगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगी। सो ये एक कन्वेंशनल मेथड है, जो कि आई डोंट नो स्टिल होता होगा गांव वगैरह में प्रैक्टिस। फिर आ जो चारसा। चारसा में एनिमल पावर इज यूज टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल, यानी वो जो, अच्छा, चारसा और पर्शियन व्हील काइंड ऑफ सिमिलर होते हैं, डिफरेंट एरियाज में इसका डिफरेंट नेम है, वरना बात काफ़ी हद तक सेम है। चारसा में आप एनिमल पावर से पानी निकलवा रहे होते हैं वेल से। बाकी फिर पर्शियन व्हील है। पर्शियन व्हील में जो है वो प्राइमरीली आप एक बुल को यूज़ कर रहे होते हैं, और ये एक आपको ये इसलिए यूज़ किया जाता है, यानी चारसा से ज़्यादा थोड़ा सा मॉडर्न आप कह लो कि पर्शियन व्हील होता है, क्योंकि उसमें आपको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर मिल रहा होता है, और उसमें एक बुल होती है, उसको हम ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल वुडन बार होता है और एक वर्टिकल व्हील होता है। इसकी खैर आपको वर्किंग नहीं बतानी कि किस तरीके से ऑपरेट होता है, बस आपको जो बताना होगा फॉर पर्शियन व्हील वो ये होगा कि इससे हमें एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर मिलती है, और वो पावर हम किससे करते हैं, उसको एक बुल से, जो कि ब्लाइंड फोल्ड होती है। और कन्वेंशनल मेथड इसलिए भी कहलाई जाते हैं बिकॉज इसमें एनिमल राइट्स बहुत ज़्यादा वायलेट हो रहे होते हैं। तो आपने एक एनिमल को एक ऐसा मैनुअल काम करने में लगाया हुआ है,
जिसके लिए वो नहीं बनाया गया था। सो इसमें एनिमल राइट्स का भी बहुत ज़्यादा रोल है कि इसलिए ये मेथड्स पसंद नहीं किए जाते। देन मूविंग ऑन, फिर आता है कारेज सिस्टम। अच्छा, कारेज जो है ना वो प्राइमरीली बलूचिस्तान में किया जाता है। कारेज के उन लोगों ने चैनल्स बनाए हुए हैं कुछ अंडरग्राउंड, और यानी अंडरग्राउंड केनाल समझ लो। तो ये ज़्यादातर बलूचिस्तान का एक मेथड है। इसमें करते ये हैं कि इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड कैनाल, यानी आपके एक आपका सरफेस है। जैसे मैं आई आई थिंक पता नहीं बहुत साल पहले जब मैं बलूचिस्तान गई थी तो मैं वहाँ पे कहीं थी और मैंने देखा कि अंडरग्राउंड क्या चीज़ चल रही है, यानी लोग चल सकते हैं उसके ऊपर, पर उन्होंने एक अंडरग्राउंड सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें ऐसे हॉरिजॉन्टल कैनाल्स होते हैं और वो किसी सरफेस पे जाके, ऑब्वियसली वो किसी जहाँ पे रिक्वायर्ड होता होगा पानी वहाँ पे जाके वो ख़त्म होते हैं, और वो हॉरिजॉन्टली वो पानी उस एरिया में सप्लाई कर रहे होते हैं। So you can see carriers with your own eyes if you visit बलूचिस्तान। वहाँ बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिस किया जाता है। यानी if you see the ground you'll see horizontal canals, और उनका कहीं ना कहीं उनका एंड होता है, और वहाँ पे वो वाटर को एक रिक्वायर्ड मैनर में थ्रो ऑफ करते होंगे, या आई डोंट नो किस तरीके से, पर हाँ इसके लिए व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट इट इज हाईली प्रैक्टिस्ड इन बलूचिस्तान। एंड ये क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड केनाल होता है जो कि फुट हिल्स में चल रहा होता है, और वो कहीं जाकर ड्रेन ऑफ अपने आप को कर रहा होता है। इसके अलावा और इसकी आपको कोई डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाओ इनंडेशन कैनाल्स। इनंडेशन कैनाल्स भी थोड़ा सा सिमिलर, पता नहीं क्यों लगता है बच्चों को, पर ये बलूचिस्तान में नहीं प्रैक्टिस होता है, कहीं भी प्रैक्टिस हो सकता है। इसमें क्या होता है कि लॉन्ग कैनाल्स आर टेकन ऑफ फ्रॉम लार्ज रिवर्स। तो देखो ये रिवर है और इन्होंने यहाँ से लार्ज कैनाल्स निकाले हुए, राइट, ये कैनाल्स हैं, इन्होंने पाइप्स बनाए हुए हैं, और दे आर टेकन ऑफ फ्रॉम लार्ज रिवर, दे रिसीव वाटर when river is high enough। A diversion channel is a narrow version of an inundation canal। So यह इस तरीके से ये एक लैंड होता है, और लैंड जो है वो उसका रिवर से करीब होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो लैंड जहाँ पे आपको इरिगेट करवाना है अगर वो बहुत दूर है, तो ये जो डाइवर्जन कैनाल्स हैं जो ये बने हुए हैं, ये आपको ये फिर बहुत बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे। ये तो खैर लैंड बहुत क्लोज है, तो इसलिए इन्होंने जो है वो नैरो डाइवर्जन कैनाल्स बनाए हुए हैं, और यहाँ से ये वाटर सप्लाई करता है टू द इंटायर लैंड। तो ये इनंडेशन कैनाल्स होते हैं, इसका सप्लाई डायरेक्टली वाटर से आ रहा होता है, यानी रिवर से। फिर आ जाओ टैंक इरिगेशन। टैंक इरिगेशन ये होता है कि आप खुद टैंक्स बना लो मैनुअली। सो मड बैंक्स को कंस्ट्रक्ट करके आप यानी एक छोटा सा अपना रिजर्वॉयर बना लेते हो कि ओके यहाँ पे सारा हम एक्सेस और वाटर जमा कर लेंगे। सो इसको हम टैंक इरिगेशन कहते हैं। देन कन्वेंशनल मेथड्स का डिसएडवांटेज क्या है? नंबर वन के एक लिमिटेड लैंड को इरिगेट करते हैं, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, एफर्ट कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, मैनुअल लेबर चाहिए इसमें। यू कैन ऑल्सो ऐड के एनिमल राइट्स वायलेट होते हैं, उनको बनाना मुश्किल है, जैसे टैंक रिजर्वॉयर्स हो गए या इनंडेशन कैनाल्स हो गए या इवन कारेज हो गया, उसको बनाने में भी तो आपको पैसे चाहिए ना। और मतलब इनंडेशन कैनाल्स की लिमिटेशन ये है कि हर दफ़ा लैंड रिवर से क्लोज तो नहीं हो सकता, लैंड्स तो बहुत दूर दूर भी होते हैं, तो हम कितना बड़ा डाइवर्जन कैनाल बनाएंगे, यानी उसको बनाने की एक कॉस्ट, उसको मेंटेन करने की भी एक कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, बिकॉज पाइप्स तो फट जाते हैं उसमें, अगर प्रेशर बढ़ गया तो पाइप फट जाएगा, तो फिर आपकी इरिगेशन सफ़र होगी। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कन्वेंशनल मेथड्स को एक अनलाइकली मेथड बनाते हैं, पर ये स्टिल मतलब चाहे कितना भी डिसएडवांटेज पर हो ये फिर भी प्रैक्टिस होता है आपके विलेजेस में। फिर आ जाओ मॉडर्न मेथड्स पे कि आप मॉडर्न मेथड्स क्या यूज होते हैं। सो नंबर वन वी हैव perennial canals। perennial canals जो होते हैं दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द डैम्स एंड बैराजेस to provide water throughout the air and they irrigate a vast area। So these are not the perennial canals, ये तो डैम्स हैं। डैम से जो है उन्होंने कोई सप्लाई ली हुई होती है, और ये कैनाल्स के थ्रू ये एक बहुत बड़े एरिया को इरिगेट कर रहे होते हैं। तो इसमें जो जो आपको डिटेल्स मैंने स्लाइड्स में दी हुई है ना, दिस इज व्हाट यू सपोज टू रिमेंबर। इसके अलावा आपको कुछ और आपसे नहीं पूछा जाएगा, जो लिखा हुआ है बस उतना ही पूछा जाएगा। उसमें मल्टीपल मेथड्स आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको यू डोंट नीड टू रिमेंबर द एग्जैक्ट मेथडोलॉजी। सो दिस इज अ गुड पार्ट। फिर ट्यूबवेल्स आ जाते हैं। ट्यूबवेल्स डीजल या इलेक्ट्रिकल पावर से ऑपरेट होते हैं, और ये पानी को एक डेप्थ पे यानी उठा सकते हैं। तो 92 मीटर्स की यानी 92 मीटर्स की डेप्थ से ये जो है वो पानी को ऊपर लेकर आ सकते हैं ट्यूबवेल्स, क्योंकि ये पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी होते हैं या डीजल से होते हैं। फिर स्प्रिंकलर्स जो होते हैं ये लैंड के बीच में कुछ फार्मर्स जो बहुत अच्छे फार्मर्स होते हैं वो लैंड के बीच में ऐसे स्प्रिंकलर्स लगा देते हैं,
और वो जो है जब उनको पानी की सप्लाई देनी होती है अपने लैंड को, तो वो उसको ऑन कर देते हैं और इस तरीके से वो सारा पानी जो है वो लैंड को, और ये रोटेटिंग होते हैं यानी दे कैन मूव 360 डिग्रीज, तो इसकी वजह से वो पूरे लैंड को कवर करते हैं। तो और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, सेंट्रली डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में इनको लगाया जाता है ताकि ये पूरा 360 डिग्री घूम के आपके लैंड को अच्छा वाटर सप्लाई दे सके। देन टैंकर्स टैंकर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कराची में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। टैंकर्स जो होते हैं वो खुद पानी कलेक्ट करते हैं पॉन्ड से, लेक से जाके, और फिर हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करते हैं। कि अगर आई डोंट नो आप लोग को कोई बात पता है या नहीं, मतलब, लेकिन अगर कोई कराची उसने कभी विजिट किया हो या कोई आपका रिलेटिव रहता हो कराची में, तो आपने सुना होगा कि उनके घर पानी ख़त्म हो जाता है तो फिर वो टैंकर्स को कॉल करते हैं और फिर टैंकर आके उनको पानी की सप्लाई देकर जाता है। सो ये हाउस होल्ड को जो है वो प्रोवाइड की जाती है फैसिलिटी जब उनके घरों में पानी नहीं होता। देन इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि हम सेक्शन 3 ऑफ हिस्ट्री में भी करेंगे और ज्योग्राफी में भी करेंगे, बिकॉज इट हैज समथिंग टू डू विद रिवर इंडस, राइट। सो 1947 में पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस हुई थी और फिर 1948 में क्यास हो गया था। क्यास ये हुआ था कि लोग इंडिया पाकिस्तान फौरन से वॉर पे चले गए थे, और इंडिया ने जो है फिर थ्रेट की थी इसको, पाकिस्तान को, कि हम, क्योंकि ब्यास और 3 रिवर्स जो है ना वो इनके पास, इनका कंट्रोल इंडिया के पास है, तो इन्होंने थ्रेट किया था कि हम जो है ना आपका वाटर सप्लाई बंद कर देंगे, क्योंकि जो हेडवर्क्स हैं पानी के सप्लाई की वो इंडिया में है। तो इंडिया हमेशा टाइम एंड अगेन, 1948 में चाहे 2025 में, अभी भी जो लड़ाई वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की वो इंडस वाटर पे हुई थी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर थोड़े दिन बाद होती रहती है। तो हेडवर्क जो है वो इंडिया में है, और उन्होंने थ्रेट किया था कि हम आपका पानी रोक देंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये कंसर्न था कि हम तो एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं और अभी नई नई इंडिपेंडेंस हुई है, नया नया अभी हम स्ट्रगलिंग फेज में हैं, और अगर हमारा पानी बंद हो गया तो हमारा एग्रीकल्चर सफ़र करेगा, हमारी क्रॉप सफ़र करेंगी। तो पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा कंसर्न था। तो इसको जो है वो रिजॉल्व किया गया था विद द इंटरवेंशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, और 1960 में एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसमें पाकिस्तान को एक्सक्लूसिव राइट्स मिले थे रिवर इंडस, रिवर झेलम और रिवर चिनाब के, और इंडिया को एक्सक्लूसिव राइट्स मिले थे ब्यास, सतलज और रावी के। तो इंडिया अपने वही राइट्स को कभी कभी एक्सप्लॉइटेटिव तरीके से यूज़ करके कभी पानी हमारा वहां से बंद कर देता है, क्योंकि हेडवर्ड्स ब्यास, सतलज और रावी के इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो कभी बंद कर देता है, कभी खोल देता है। जब वो रैंडमली बंद करके खोलता है तो पाकिस्तान में फ्लड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो और इंडस, झेलम और चिनाब के भी कंट्रोल जो है वो उनके पास ही हैं, क्योंकि हेडवर्क्स वहां से आ रहे हैं। पर उसमें वो लोग जो है वो इंटरफेयर नहीं करते, वो इंटरफेयर करते हैं ब्यास, सतलज और रावी के साथ, क्योंकि उसके राइट जो है वो इंडिया के पास एक्सक्लूसिव हैं। तो इंडिया कभी भी उनके हेडवर्क्स को शट डाउन कर सकता है और कभी भी खोल सकता है, लेकिन ज़्यादा देर वो बंद इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अगर उसने एक नेचुरल सिस्टम ऑफ रिवर में इंटरफेयर किया तो उनके अपने एक मुल्क में फ्लड आ जाएगा। तो इसलिए एक नेचुरल जो ड्रेनेज है वो एक अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरती से बैलेंस करके नेचर में बनाया है। अगर आप नेचर के साथ जो है वो क्लैश करोगे तो आप खुद ही सफ़र करोगे। जी वाकया। ऑल्सो ताहा प्लीज़ मैसेज कर दें उसको, मानव को, कि ना मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा, आई एम ट्राइंग टू फिनिश दिस चैप्टर। ओके ओके, कर देता हूँ। वाफिया बोले। Miss, my question was, अगर इंडिया के पास सतलज और रिवर रावी के full control है, then why do we learn about those two rivers, and why do we, add like consider them as rivers of Pakistan, basically? क्योंकि सतलज और रावी का जो ड्रेनेज है वो पाकिस्तान में एंड होता है, यानी वो वहां से फ्लो तो हो रहे हैं, ब्यास एक्सक्लूसिवली इंडिया में रहता है, लेकिन सतलज और रावी फ्लो होकर पाकिस्तान में अपनी एंट्री करते हैं फ्रॉम लाहौर साइड। तो इसलिए हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, यानी वी विल कंसिडर देम एज रिवर्स ऑफ पाकिस्तान एज वेल। बेशक उनका हेडवर्क वहाँ है लेकिन फ्लो तो यहाँ हो रहा है ना, जैसे रिवर सवात और काबुल है, वो एक्सक्लूसिवली है तो अफगानिस्तान के, पर उनका ड्रेनेज पाकिस्तान में है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान के रिवर्स हैं, बिकॉज वो ड्रेन ऑफ हमारे पास आके कर रहे हैं। ठीक है। Right, so these two rivers belong to both countries. एग्जैक्टली, लेकिन हेडवर्क्स जो हैं वो इंडिया में है, सतलज और रावी के। ओके। जी ठीक है, okay, got it. ठीक है।
नेक्स्ट आ जाए मंगला डैम पे। मंगला डैम पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डैम है। मंगला और बरसक दो बहुत बड़े बड़े डैम्स हैं, लेकिन अब ये भी कोई इतने प्रॉमिसिंग नहीं रहे, बिकॉज हमने लास्ट टाइम एक चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे डैम्स की कैपेसिटी काफ़ी रिड्यूस हो गई है। वो इसलिए रिड्यूस हुई है क्योंकि उसमें सिल्टेशन भर गई है, सैंड रॉक्स जाके भर गए हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप मेंटेन नहीं कर रहे होते अपने डैम्स को, तो इसलिए उनकी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। वैसे दे आर द लॉन्गेस्ट डैम्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, मंगला और बरसक। रिवर झेलम की तरफ ये लोकेटेड है। और डैम्स का क्या काम होता है? डैम्स का ये काम होता है कि वो आपका फ्लड वाटर्स को कंट्रोल कर सकें, और फिर वो टूरिज्म को भी प्रमोट करते हैं। लोग जाके देखना चाहते हैं कि किस तरीके से एक डैम एग्जिस्ट करता है। सो ये सब चीज़ें हैं। और टरबेला डैम है दूसरा, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर कंस्ट्रक्ट किया गया था। ये इंडस रिवर के करीब है, और झेलम के करीब है, ये इंडस के करीब है। तो टर्बेला डैम जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी की बाद बना था। फिर जो स्मॉल डैम्स होते हैं वो ये आपसे पूछा जाता है 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, कि स्मॉल डैम्स और लार्ज डैम्स पे आप किसको सपोर्ट करेंगे। सो सपोर्ट जो है वो मेरा मानना है कि हमारे पास लार्ज डैम्स होने चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, आप लोगों का डिफरेंट हो सकता है। मैं इसलिए कहती हूँ कि लार्ज डैम्स होने चाहिए क्योंकि स्मॉल डैम्स को मेंटेन करना बेशक उनको आसान है, लेकिन स्मॉल डैम्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? एटलीस्ट अगर एक लार्ज डैम आप बनाते हो तो आप एक बहुत बड़े एरिया को सिक्योर कर देते हो फ्रॉम गेटिंग इनटू द ट्रबल ऑफ फ्लड। स्मॉल डैम्स का जो कंट्रोल होगा वो लोकल्स के पास होगा, और लोकल्स उसको इतना इफेक्टिवली नहीं मेंटेन कर पाएंगे। वो अपने तरीके लगाएंगे, अपने नुस्खे लगाएंगे, और फिर इवेंचुअली उस पर कोई ना कोई फड्डा हो जाएगा। तो नेटिव्स के पास इन चीज़ों का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। नेटिव्स में क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर फार्मर्स हैं, तो वो किस तरीके से बैलेंस करेंगे, किस तरीके से वो स्मॉल डैम्स को मेंटेन करेंगे, एक थोड़ा सवाल बनता है। बट आई डोंट नो, आप लोगों का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, कि हो सकता है आप लोग कहो कि स्मॉल डैम्स होने चाहिए पाकिस्तान में। अब तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि इस पर 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। एडवांटेज क्या है स्मॉल डैम का? कि ये स्मॉल एरियाज को जल्दी जल्दी इरीगेट कर देता है। और इसमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, मतलब ऑब्वियसली होती है, डैम है, दे आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, बट इसमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं होती। और फिर हाँ, मेरा ये भी पॉइंट होता है यूजुअली जब मैं इसको आंसर करती थी, कि इलेक्ट्रिसिटी पावर तो करेगी ना स्मॉल डैम को। और फॉर एग्जांपल किसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनरिलायबल है पाकिस्तान में, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उसको रीच आउट कौन करेगा? वहाँ पे कौन जाके उसको सही करेगा? अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई फॉल्ट आया, तो वो फॉल्ट हमेशा के लिए एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वहाँ पे किसी का पहुँचना, किसी टेक्निकल बंदे का जो कि उस इशू को रिजॉल्व करते हैं, दैट वुड टेक मंथ्स। तो आपका जब कंट्री डिपेंडेंट है इरिगेशन पे, और आप स्मॉल डैम के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, तो और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई पंगा पड़ गया, तो फिर उसको रिजॉल्व कौन करेगा? ये भी मेरा एक आर्ग्यूमेंट होता है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल डैम्स। लार्ज डैम्स का तो एटलीस्ट ये होता है ना कि वो उसको एक ब्रॉड कवरेज मिलती है, कि यहाँ ये मसला हुआ है तो उसको जल्दी से रिजॉल्व कर लिया जाए, गवर्नमेंट फिर उसको स्पीड अप करती है। फिर सिल्टिंग प्रॉब्लम, यानी फिर इसका, जब हम इसके फेवर में बात करते हैं कि हाँ क्यों स्मॉल डैम्स होने चाहिए, तो हम ये भी कहते हैं कि सिल्टिंग प्रॉब्लम जो होती है वो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। सिल्टेशन वंस अगेन क्या है? रॉक्स और सैंड की अक्यूमुलेशन इन द डैम। फिर मेंटेनेंस कॉस्ट ऑब्वियसली लो है, क्योंकि एक छोटा डैम है, जल्दी से आप मेंटेनेंस, आप उसका एक लिमिटेड अमाउंट आपको चाहिए होती है उसको मेंटेन करने के लिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट लो होती है, लेस इंपॉर्टेंट है फॉर फ्लड कंट्रोल। सो ये एक डिसएडवांटेज है स्मॉल डैम का, कि ये ऑब्वियसली इसकी कैपेसिटी कम होती है। तो हाउ इज इट दैट इट विल कंट्रोल ह्यूज फ्लड्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न एरियाज? फिर लार्ज डैम्स एक वास्ट एरिया को इरिगेट करते हैं, मेजर सप्लायर्स हैं एचईपी के। फिर सिल्टिंग प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, क्योंकि कितना बड़ा डैम है, बड़ी उसकी स्पेस है, तो आप कैसे जो है वो सारा सिल्टेशन रिमूव करोगे? फिर मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है, पर उसको ऑब्वियसली आपके टैक्सेस कवर करते हैं, तो ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। तो आप कह लो कि मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है, बट वंस अगेन उसको रिजॉल्व करने का जो तरीका है वो आपके टैक्सेस होते हैं। फिर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फ्लड कंट्रोल के लिए। इस वजह से मैं सजेस्ट करती हूँ कि हाँ, लार्ज डैम ज़्यादा होने चाहिए। पाकिस्तान में सिर्फ दो हैं हमारे पास बड़े वाले, और ज़्यादा होने चाहिए, ताकि जो एटलीस्ट फ्लड का इशू है, जिसकी वजह से कितनी कितनी क्रॉप्स, कितनी कितनी लोगों की जानें, हाउसिंग, सब कुछ डैमेज होता है, वो सब चीज़ें एटलीस्ट ख़त्म हो जाएंगी। और ऑब्वियसली इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसकी हाई होती है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा डैम बना रहे होते हो। देन मूविंग ऑन, ओ सॉरी, सिल्टेशन।
दिस इज द स्लाइड, ठीक है। सो सिल्टेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्या है, पर इसको फॉर्मली पढ़ लेते हैं कि सिल्टेशन इज द सैंड कॉज बाय सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्यों होती है? क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज के लोगों को फायरवुड के लिए ट्रीज चाहिए होते हैं, वो ट्रीज काट तो देते हैं लेकिन उसको वापस नहीं लगाते, जिसकी वजह से पानी को रोकने के लिए भी कोई चीज़ नहीं बचती, और फिर जब फ्लड आता है तो बहुत अपने साथ बहुत तेज़ी से सारी सॉइल को इरोड करके ले जाता है फ्रॉम कराकरम, हिंदू कशन, हिमालयाज, और वो जाके डैम्स में, रिजर्वायर्स में जाके अक्यूमुलेट हो जाती है और डिफॉरेस्टेशन की सॉइल इरोजन होती है, लाइक आई जस्ट मैंशनड। सिल्टेशन का रिजल्ट क्या होता है कि वो केनाल्स को ब्लॉक करती है, फाउंडेशन ऑफ डैम्स को वीक कर देती है, उनकी कैपेसिटी रिड्यूस कर देती है टू स्टोर वाटर। तो ये प्रॉब्लम्स है सिल्टेशन की। फिर सिल्ट कैन बी कंट्रोल बाय एफॉरेस्टेशन, यानी जब आपने, ठीक है वी गेट इट कि नॉर्दर्न एरियाज में वी कांट सप्लाई नेचुरल गैस ड्यू टू एक्स वाई जी फैक्टर्स, तो इसलिए उनको फायरवुड के लिए ट्रीज काटने पड़ते हैं। बट अगर आप काट रहे हो तो स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉज होने चाहिए, जिसकी वजह से आपको फौरन जब आपने एक ट्री काटा है तो आपको फिर उसकी जगह दूसरा लगाना भी चाहिए, विच कम्स अंडर द एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स। पर यहाँ पे कोई इतने स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉज है ही नहीं, तो उसकी वजह से फॉरेस्टेशन हो नहीं पाती। फिर सिल्ट ट्रैप्स जो है वो इंस्टॉल होने चाहिए, और फिर डैम्स की हाइट को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए ताकि उनकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए। सो दीज आर द फैक्टर्स विच कैन हेल्प अस रिड्यूस सिल्टेशन प्रॉब्लम। फिर बैराजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? बैराजेस इन पाकिस्तान आर वेरी लॉन्ग स्ट्रक्चर्स यूज्ड फॉर इरिगेशन। तो डैम्स जो होते हैं वो, डैम्स जो होते हैं ना वो गेटेड होते हैं, बैराजेस गेटेड नहीं होते हैं। बैराजेस जो है ना वो कहीं भी आप बना सकते हो, और जो डैम्स होते हैं ना वो आप ऐसे एरियाज में बनाते हो जहाँ पे आपको लगता है कि ओके यहाँ रिवर है और यहाँ फ्लड होने का बहुत ज़्यादा खतरा है, लेकिन बैराजेस जो होते हैं ना वो फ्लैट एरियाज में इजीली बन सकते हैं। सो बैराजेस आप कहीं भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, पर डैम्स की एक सर्टन रिक्वायरमेंट होती है कि उसको एक हाइट पे होना होता है, वहाँ होना होता है जहाँ फ्लड का ज़्यादा खतरा हो, या वहाँ होना होता है जहाँ रिवर्स नियर बाय हो। तो बैराजेस जो होते हैं वो लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं, डैम जो होते हैं वो गेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और फिर बैराजेस भी समहाउ फ्लड को कंट्रोल कर लेते हैं और बहुत इजीली जो है वो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो बैराजेस को कहीं भी। फिर वाटर लॉगिंग अनदर प्रॉब्लम जो कि कैनाल इरिगेशन की वजह से होती है, एक प्रॉब्लम है वाटर लॉगिंग, प्रॉब्लम है सेलिनिटी। वाटर लॉगिंग क्या होती है कि राइज ऑफ वाटर टेबल टू द सरफेस लेवल इज कॉल्ड वाटर लॉगिंग। यानी ये जो पिक्चर है आप इससे वाटर लॉगिंग को समझो, यानी कि लैंड की कैपेसिटी खत्म हो गई है टू एब्जॉर्ब वाटर। दिस इज नोन एज वाटर लॉगिंग इन सिंपल वर्ड्स। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपसे डिफरेंस पूछा जाता है बिटवीन वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। सो वाटर लॉगिंग इज अपीयरेंस ऑफ वाटर ऑन द लैंड ड्यू टू reduced capacity of land to absorb water. सो दिस इज वाटर लॉगिंग, यानी आपकी क्रॉप्स फ्लडेड हैं पानी से, सो दिस इज वाटर लॉगिंग। वेयर एज कभी कभी आपके लैंड में कुछ सॉल्टी पैचेस आ जाते हैं, वो जो सॉल्टी पैचेस होते हैं वो सेलिनिटी होती है, ठीक है। सेलिनिटी इज अपीयरेंस ऑफ सॉल्टी पैचेस वाइट कलर के, और वाटर लॉगिंग इज अपीयरेंस ऑफ वाटर ऑन द लैंड ड्यू टू रिड्यूस कैपेसिटी ऑफ लैंड टू एब्जॉर्ब वाटर। अब इसके सॉल्यूशंस भी फिर आपको लिखने होते हैं। सॉल्यूशंस ये होते हैं कि आप ये देखो, ये है वैसे सेलिनिटी, ये जो वाइट पैचेस आपको नजर आ रहे हैं ना, दिस इज सेलिनिटी, यानी ये इतना ज़्यादा यहाँ पे सॉल्ट का जो है वो इन्फ्लक्स हो चुका है, तो ये सेलिनिटी होती है। एनीवेज, तो आप कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हो? लाइनिंग ऑफ कैनाल्स टू कंट्रोल सीपेज ऑफ वाटर, यानी ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ओरिएंटेड होती हैं, ये एक कोई मैनुअली एक इंसान नहीं कर सकता कि आप कैनाल्स को लाइन कर दो, उनका सीपेज कंट्रोल करवा लो, ये सब चीज़ें, ये सब गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं। देन कैनाल क्लोजर ऑन टेम्परेरी बेसिस, ताकि आप उसकी मेंटेनेंस कर सको। टेम्परेरी बेसिस पे कोई भी चीज़ बंद होती है तो मेंटेनेंस के लिए होती है, बट यहाँ पाकिस्तान में कोई मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा है नहीं। फिर वाटर इश्यूज में क्या है हमारे पास कि आफ्टर इंडस वाटर ट्रीटी मंगला एंड टर्बेला वर बिल्ट, यानी ये दो बड़े हमारे डैम्स हैं जो कि बनाए गए थे जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। और इसलिए भी पाकिस्तान में डैम्स नहीं बन पाते क्योंकि हमारे अंदर प्रोविंसेस में ही बहुत ज़्यादा खड्डे हैं। वो खड्डे ये हैं कि पंजाब और केपीके का एक कॉन्फ्लिक्ट है बहुत सालों से कि काला बाग डैम इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि केपीके को लगता है कि सारा पानी पंजाब को मिल जाएगा, और सिंध को लगता है कि सिंध भी जो है ना कम नहीं है, सिंध को भी मसला है कि सिंध को लगता है कि सारा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है
somehow they're jealous of Punjab, both the provinces, and they think that जो भी कालाबाग डैम बनेगा उसका जो भी पानी होगा वो सारा पंजाब को मिल जाएगा, केपी को भी नहीं मिलेगा, सिंध को भी नहीं मिलेगा। सो केपी के और सिंध इतना ज्यादा लड़ते हैं कि आज तक कालाबाग डैम बन ही नहीं पाया। सो यहाँ पे प्रोविंसेस के अपने मसले हैं, इसकी वजह से कोई और नया डैम बन ही नहीं पाता। जो बने थे वो इंडस वाटर ट्रीटी के टाइम पे बने थे, विच आर नॉट सफिशिएंट टू कंट्रोल फ्लड्स। एज वी कैन सी जिस तरीके से पाकिस्तान में हर साल फ्लड आ जाता है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि फिर आप लोग खुद क्यों नहीं बनाते डैम, तो आप उसमें बता सकते हो कि हमारे प्रोविंशियल ही इतने मसले हैं। प्रोविंशियल जेलेसी ही इतनी है कि केपी के भी रेजिस्ट करता है, सिंध भी रेजिस्ट करता है। दे आर नॉट जस्ट लुकिंग एट द फैक्ट कि आपका आपके लोग सफर कर रहे हैं। यानी आप लड़ते रहो कि कालाबाग डैम से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दे जस्ट थिंक दैट पंजाब विल गेट द मेजर शेयर एंड वी विल ऑलवेज लैग एक्स वाई जी ब्ला ब्ला ब्ला। सो दिस इज पॉलिटिक्स, जिसकी वजह से हमारे पास और डैम्स नहीं बन पाते। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। ऑल्सो आई एम रनिंग लेट फॉर अनदर क्लास, मुझे 9 बजे स्टार्ट करनी थी। सो वाफिया, इज इट पॉसिबल इफ यू कैन सेंड मी योर क्वेश्चन ऑन द ग्रुप इन फॉर्म ऑफ वॉइस नोट? Oh yeah, sure, no problem. I'll do that. देती पर या मे बी यू कैन रिजर्व योर क्वेश्चन फॉर थर्सडे वाली क्लास, लाइव क्लास में, बिकॉज हमने क्वेश्चन ही करने हैं ना थर्सडे को। सो मे बी वी कैन Oh yeah, डिस्कस। of course. Okay, yeah, no problem. अच्छा ये बताएं, वर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर? इजी सा है ना, तो मुश्किल तो नहीं है? No, Yeah, it's it's not easy. that hard. सो आप लोगों का होमवर्क 2 दिन का ये है, यानी कल का दिन है आप लोगों के पास। आपको स्लाइड्स अपलोड हो गई हैं, सर ट्राहा ने कर दी हैं। यू जस्ट नीड टू revisit द स्लाइड्स, यू नीड टू revisit ऑल द थिंग्स दैट वी जस्ट स्टडीड, ताकि आप जब थर्सडे को हम क्वेश्चंस करें तो आप लोग अच्छे से जैसे लास्ट आप लोगों ने अच्छे अटेम्प्ट किए थे वैसे ही अच्छे थर्सडे वाली क्लास में भी अटेम्प्ट कर लो, ठीक है? सो दिस इज द ओनली होमवर्क फॉर टुडेज क्लास, ओके? Okay. सही है। Yeah, okay, Bafia and Nishal, take care and love us. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.